हेलो डी स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। नाउ वी आर स्टडी बीएस सेकेंड ईयर एंड द लेसन नंबर इज 2, द पार्ट इज द 5। लेसन नाउ जो है आप ध्यान रखेंगे, इसको हम ये 5वां वीडियो पढ़ रहे हैं इसका, यानी सेकेंड चैप्टर का ये 5वां पार्ट है। और ध्यान रखना, हम एक ही पार्ट में कवर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीके से समझना है तो इसको छोटे छोटे पार्टों में हम देख रहे हैं ताकि ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो ये 5th नंबर पार्ट है और आज हम देख रहे हैं न्याय के बारे में। इससे पहले वाले में न्याय के बारे में नहीं समझा गया था, तो आज हम समझेंगे न्याय और संविधान। अरस्तु के अकॉर्डिंग, अरस्तु ने बताया कि संविधान के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के राज्य हो सकते हैं, तो वो हम आज अब इस वीडियो में देखेंगे। न्याय और संविधान, यानी संविधान के अकॉर्डिंग कितने राज्य हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अरस्तु ने न्याय को क्या माना है? सद्गुणों का समूह माना है। यानी जो अच्छे जो गुण होते हैं उन गुणों का एक जो समूह है वह न्याय का निर्धारण यानी न्याय को एक तरह से व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, अरस्तु ने न्याय को सद्गुणों का एक समूह माना है। ओके, अब हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु ने न्याय के 2 भेद बताए हैं। न्याय के कितने भेद बताए? 2। एक तो पूर्ण न्याय, दूसरा विशेष न्याय। अब इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको पूर्ण है और क्यों विशेष है, और विशेष के भी वापिस 2 पार्ट बन गए यहाँ पे, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। हाँ बिल्कुल, आपने ये जरूर समझा होगा। 12th की जो बुक थी अपने पॉलिटिकल साइंस की, उसमें आपने देखा होगा अरस्तु के अनुसार न्याय के 2 रूप हैं जो बहुत सामने आते हैं ज़्यादातर, वितरणात्मक और सुधारात्मक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे पूर्ण न्याय क्या है। पूर्ण न्याय तो अच्छे से समझना है, आपको ध्यान रखना। पूर्ण का मतलब कंप्लीट, पूर्ण यानी कंप्लीट जस्टिस। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे और देखें कि पूर्ण न्याय नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता का नाम है। ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। पूर्ण जो न्याय है या पूर्ण जो हम बात करें वो नैतिक पूर्णता के आधार पर, यानी व्यक्ति के जो अच्छे जो कर्म होते हैं यानी जो कर्तव्य होते हैं, तो नैतिक गुण और चरित्र, नैतिक गुण एवं चरित्र, ये ध्यान रखिए। पूर्ण न्याय का मतलब नैतिक गुण आप में कितने बेहतर हैं और इस तरह से आपका जो करेक्टर भी बनता है, तो इसको हम कहेंगे पूर्ण न्याय। क्या कहेंगे? पूर्ण न्याय। अब पूर्ण न्याय को थोड़ा और समझ लीजिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने जो संबंध होते हैं उन संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करता है। यानी जो व्यक्ति दूसरों के साथ रिलेशनशिप में है और वह नैतिक गुणों के साथ दूसरों से संबंध बनाए रखता है, नैतिक नियमों का पालन करता है, वही हम कहेंगे विशेष ये पूर्ण न्याय। क्लियर है? समझ गए? अब हम बात करते हैं विशेष न्याय। विशेष न्याय क्या है? स्पेशल जस्टिस। तो देखिए ये विशेष, यहाँ पे ध्यान रखना, पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर जस्टिस को हम यहाँ पे सामने रखेंगे और ध्यान रखना है कि विशेष न्याय का संबंध सद्गुण और भलाई, यहाँ पे ध्यान रखना है, सद्गुण एवं भलाई के कार्य, यानी जो फोकस रहता है सद्गुण के साथ भलाई के कार्यों को लेकर, तो वो हम मानेंगे पर्टिकुलर जस्टिस यानी विशेष न्याय के अंतर्गत। अब इसको समझे आराम से और समझ लीजिए कि अब ये भी व्यवहार के आधार पर डिसाइड होता है, यानी हम दूसरों के साथ नियोजित व्यवहार करते हैं, तो ये जो व्यवहार होता है हम अच्छा व्यवहार कहते हैं, तो ये माना जाएगा विशेष न्याय के अंतर्गत। अब विशेष न्याय के 2 कैटेगरी होगी, एक तो हो गया वितरणात्मक न्याय, दूसरा हो गया सुधारात्मक न्याय। आपने अगर समझा है, वितरणात्मक का मतलब होता है योग्यता के अनुरूप, जो व्यक्ति जितना योग्य होगा उसे उस अकॉर्डिंग न्याय है वो प्रदान किया जाएगा। सिंपल सी एक थ्योरेटिकल बात है कि जो व्यक्ति राज्य के कार्य में भाग ले रहा है तो इस तरह से वो राज्य का नागरिक हो गया, क्योंकि अरस्तु ने राज्य के नागरिक किनको माना है? जो राजकीय कार्यों में भाग ले रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियों में इच्छा लेते हैं और कानूनी जो योगदान है वो राज्य के साथ तालमेल के साथ बैठाते हैं, तो इस तरह से राजकीय कार्यों में सहयोग करने वाले व्यक्ति को नागरिक माना है। तो अब जो नागरिक हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार न्याय प्राप्त होगा और यही कहलाता है वितरणात्मक न्याय। तो इसको ध्यान रखेंगे।
योगदान के अनुरूप, योगदान के अनुरूप या अनुपात में प्रत्येक के द्वारा अधिकार प्राप्ति। अनुसार या सॉरी बार बार गलत हो रहा है, अनुपात है ये, अनुपात में प्रत्येक के द्वारा, अनुपात में प्रत्येक के द्वारा प्राप्त अधिकार। जो व्यक्ति जितना योग्य है उस अकॉर्डिंग या उस अनुपात में उस व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है ना। अब ये जो अधिकार प्राप्त हो रहे हैं योग्यता के अकॉर्डिंग, यानी जो जितना योग्य है उसको उतना वितरण कर दिया, क्या अधिकार, और उस अकॉर्डिंग उसे जो न्याय प्राप्त हो रहा है वह हम वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत मानते हैं। दूसरा है सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय को ऐसे समझना है जैसे आप पहली बार समझ रहे हैं। मतलब ये है कि जो जिसको योग्यता के अकॉर्डिंग जो अधिकार मिल रहे थे ना, उन अधिकारों को उस व्यक्ति को सही रूप में उस व्यक्ति को वो अधिकार मिले, जो अधिकार उसे मिलने वाले वो अधिकार उसे सही रूप में मिल सके। इसके लिए राज्य व्यवस्था करेगा, राज्य सुधार करेगा ताकि उस व्यक्ति को बेहतर तरीके से वो न्याय के संदर्भ में जो अधिकार है वो मिल सके। यानी राज्य के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है और उसे अधिकार दिलाए जाते हैं। तो ये होगा सुधार करने के तौर पे, यानी व्यवहारिक तौर पे। तो ध्यान देना है, एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ संबंध को नियंत्रित करता है। राज्य के नागरिकों के पारस्परिक संबंध व्यवहार में जो बुराई उत्पन्न होती है उन्हें दूर करना। क्या करना? दूर करना। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। व्यवहारिक न्याय भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। और इस तरह से राज्य व्यक्ति या नागरिक मानेंगे, व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण। ओके, तो ये आप समझ गए। इस तरह से आपको अब क्लियरली समझ लेना है कि अरस्तु के अकॉर्डिंग न्याय क्या है। न्याय एक सद्गुणों का समूह है। इसके फर्स्ट दो पार्ट बता दिए, पूर्ण न्याय, विशेष न्याय। अब आप में इससे विशेष ध्यान रखना, विशेष में भी दो तरह के होते हैं, वितरणात्मक और सुधारात्मक। वितरणात्मक यानी जो व्यक्ति जितना योग्य है उसे उस अकॉर्डिंग अधिकार मिलेंगे। फिर जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को लेकर कोई किसी को अधिकार कम न मिले, उसकी सुरक्षा की गारंटी है वो राज्य लेता है। और राज्य व्यवहारिकता के आधार पर व्यक्तियों को सुविधाजनक वातावरण के अंतर्गत वो अधिकार प्राप्त करवाने का प्रयास करेगा, यानी सुधार करेगा। तो सुधारात्मक न्याय। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और जो आपके 12th वाले स्टूडेंट हैं उनको यूट्यूब का एक अन्य चैनल है मी एंड माई यूट्यूब क्लासेस, वो भी आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे 12th पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं न्याय के बाद संविधान, क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि संविधान के अकॉर्डिंग ही, यानी संविधान के अनुसार ही राज्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब वो किस तरह के होते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज हम अभी आगे देख रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से ये समझना है, क्योंकि आपके जो वीडियो है ना, घर बैठे आपको ये चीज़ें मिल रही है तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना है। वापस बता रहा हूँ, अरस्तु ने राज्य का वर्गीकरण किया है। किस अनुसार किया है?
तो वो आप ध्यान रखेंगे, जैसा संविधान होगा उस अकॉर्डिंग राज्य का स्वरूप होगा। तो राज्य यानी जो अरस्तु हैं, इसने राज्य का ये जो वर्गीकरण किया है ना, तो ये संविधान के अकॉर्डिंग किया है। जैसा संविधान है ना, तो संविधान जैसा बना वैसा राज्य बन गया। तो यहाँ पे जो यही बता रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि संविधान क्या है, जो व्यक्तियों को उसको उचित वातावरण और जीवन यापन के लिए अच्छा माहौल, अच्छा राज्य, अच्छी राज्य की सुविधाएं उसको प्रदान करे, जिसके अंतर्गत राज्य रह सके, मतलब व्यक्ति रह सके और व्यक्ति का पूर्णतः विकास हो सके राज्य के अंतर्गत। ऐसी सुविधा संविधान के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो अरस्तु के अनुसार नागरिकता का अर्थ तो आप समझ गए हैं, जो व्यक्ति राज्यसत्ता में अपने कार्य की अपनी भागीदारी देता है, उस अकॉर्डिंग उसे सुविधा मिलती है, तो वह नागरिक माना जाता है। और जब वह नागरिक माना जाता है तो उस नागरिक को कुछ अधिकार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अधिकार। यह अधिकार जो उन्हें मिलते हैं, ये किस रूप में और किन्हें मिलने चाहिए, इसका उत्तर संविधान विषयक टॉपिक में अरस्तु ने दिया है। तो अरस्तु के अनुसार संविधान या पॉलिटी एक ऐसा संगठन है, एक राज्य है, एक ऐसा राज्य है जिसका संबंध सामान्यतः राज्य या जो राज्य के जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, उन पदों का निर्धारण करना है कि कौन किस पद पर रह के काम करेगा। तो संविधान ये डिसाइड करता है कि कौन से स्तर पे किस तरह की व्यवस्था होगी और कौन सा पद है वो कैसे निर्धारण करना है और वहाँ पे कौन काम करेगा। विशेषकर ऐसे पद के निर्धारण से हैं जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च हो, यानी पदों का जो निर्धारण किया जाएगा संविधान के अकॉर्डिंग, उसमें राजनीतिक स्तर है यानी क्षेत्र वो देखा जाएगा। तो अब हम आगे जो देख रहे हैं, आपको इसमें ध्यान रखना है कि राजनीतिक स्तर पर कितने तरह के पद हो सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान द्वारा या संविधान राज्य और उसके पदों का संगठन है। संविधान किस में होता है? राज्यों में होता है। संविधान द्वारा ही सर्वोच्चतम सत्ता के निवास को निर्धारित किया जाता है। संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि राज्य किस लक्ष्य की ओर जाएगा। जैसे आपको पता है, नीति निर्देशक तत्व ये डिसाइड करते हैं हर राज्य का कदम कि राज्य किस तरह के काम करेगा, यानी राज्य को किस ओर जाना है, ये गाइडलाइंस संविधान के अंतर्गत दी होती है। संविधान के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, एक राज्य के लिए संविधान होना अति आवश्यक है और संविधान के द्वारा ही राज्य का निर्माण होता है, यानी एक गाइडलाइंस होती है कि भाई राज्य गलत राह पे न जाए, तो इसे एक दिशा है वो संविधान के द्वारा दी जाती है। और इस तरह से अरस्तु की संविधान संबंधी धारणा की सर्वप्रमुख विशेषता है राज्य, संविधान और दल को एक रूप माना है। इसने अलग अलग नहीं माना है कि राज्य क्या है, दल क्या है, संविधान क्या, सबको एक मानते हुए व्यवस्था की है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे राज्य का वर्गीकरण, और ये आपको बेहतर तरीके से समझना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया है ये दो आधार पे किया है, ठीक है ना। संविधान का राज्य का वर्गीकरण किया है वो दो आधार पे किया है। पहला तो है संख्या का आधार, ठीक है, ध्यान रख रही है, संख्या का आधार। दूसरा, उसने राज्य का वर्गीकरण किया है, यानी संविधान कैसा बनेगा, एक राज्य कैसा होना चाहिए। तो दूसरा टाइप बताया नैतिक आधार पर। अब ये क्या है, तो इसको मैं वापस समझा रहा हूँ, आपको थोड़ा सब्र के साथ इसको समझना है ताकि आपको ये पॉइंट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो संख्या के आधार पे आपको ध्यान रखना है कि राज्य का जो पावर है ना, राज्य का पावर वह कितने व्यक्तियों के पास है, एक व्यक्ति के पास या 10, 15, 20 के पास, या उस राज्य की पूरी जनसंख्या के पास राज्य चलाने का पावर है। पावर जिसको हम कहते हैं संप्रभुता, ठीक है ना, संप्रभुत्व हो जैसे सोवरेनिटी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आपको ध्यान रखना है प्रभुत्व शक्ति के आधार पर, यानी दूसरा एक और बता दिया है कि संख्या का आधार कैसे करें, तो कितने लोगों के पास शक्ति है, यानी प्रभुत्व शक्ति है, उस अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं, आपको ये इसको अच्छे से ध्यान रखना है।
डिवाइड करेंगे ताकि बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसी कैटेगरी का डिवाइड करते हैं। तो संख्या के आधार पर मतलब हो सकता है कि एक व्यक्ति हो, एक ही हो, जैसे राजा, ठीक है ना। तो एक आधार मतलब एक संख्या या एक व्यक्ति के पास क्या है, संप्रभुत्व यानी प्रभुत्व शक्ति। दूसरा अल्पसंख्यक, और तीसरा जो आपको समझना है, बहुसंख्यक। संख्या के आधार पे राज्य कितने प्रकार के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू अरस्तु। तो देखिए, संख्या के आधार पे हो सकता है कि एक व्यक्ति ही हो जो पूरे राज्य को चला रहा हो, या एक राज्य में जैसे मान लो 100 लोग हैं तो 100 में से 10-15 लोग ही है जो राज्य को चला रहे हैं। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस राज्य को चलाने में अपना योगदान दे रहे, 100 में से 80 के आसपास, उससे 60-70 मान सकते हैं। तो संख्या के आधार पर ऐसा होता है। संख्या के आधार पर एक आधार हो गया, अल्पसंख्यक वाला हो गया, बहुसंख्यक हो गया। अब नैतिक आधार पर, नैतिक आधार, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आधार का ये जो बताया ना, ये शासन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शासन। यानी शासन एक व्यक्ति करेगा, कुछ एक व्यक्ति करेंगे या बहुत सारे करेंगे। तो इस तरह से ध्यान रखना है। सर्वोच्च सत्ता का उद्देश्य, अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट जो बात आ रही है, ये इसमें ही शामिल है, बस आपको थोड़ा सा अगर अलग नहीं करेंगे उसको शामिल रखते हैं ताकि ध्यान रहे। अब यहाँ पे भी पावर है, जो पावर है वह जिनके पास है। अब उनके लक्षण कैसे हैं, यानी एक व्यक्ति तो बहुत बढ़िया मतलब बढ़िया है, अच्छा है, तो वह जो राज्य चलाएगा, उनके जो नैतिक गुण है बहुत अच्छे होंगे तो राज्य भी अच्छा होगा। अगर एक व्यक्ति है जो उसके लक्षण सही नहीं है, वो बिगड़ेल हैं, तो राज्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसी तरह हम यहाँ पे यही देखेंगे कि सर्वोच्च सत्ता जो पावर है राज्य की, वो जिस व्यक्ति के पास है उसका उद्देश्य क्या है वो हमें जानना है। तो देखिए, हम यहाँ पे उद्देश्य को जानेंगे, तो ध्यान रखना है सर्वोच्च सत्ता के आधार पे उद्देश्य के। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एक तंत्र, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं राजतंत्र, ठीक है। विकृत रूप, अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमने संख्या के आधार पे देख लिया। अब जिस व्यक्ति के पास पावर है वो उद्देश्य क्या, उसका गुण कैसा है, क्या कर सकता है वो। अगर उसके गुण अच्छे हैं, वह राज्य का पावर एक व्यक्ति के पास है, अगर वो उसका नैतिक उद्देश्य अच्छा है, ठीक है ना, तो वह कैसे राज्य की स्थापना कर सकता है, एक तंत्र की, या हम उसको कहें राजतंत्र। यानी एक व्यक्ति के पास पावर है और वह अच्छा है, ठीक है ना, उसके उद्देश्य अच्छा है कि हमें क्या करना है, एक व्यक्ति जो सभी के हित को लेकर राज्य करेगा, तो वहाँ पे कैसा राज्य बनेगा, राजतंत्र या एक तंत्र, ठीक है। अगर संप्रभुता जो पावर है वो एक व्यक्ति के पास है, लेकिन वह अपने खुद की भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, तो इस तरह का जो राज्य होगा, इस तरह की व्यवस्था होगी, वह सुविधाजनक नहीं होगी। लेकिन एक ही व्यक्ति है वो वहाँ पे मौज करेगा, तो इस तरह की व्यवस्था है वह शासन का विकृत रूप होता है, वो अच्छा रूप नहीं माना जाता है इस राज्य का या शासन व्यवस्था का, तो इसको कहेंगे आततायी तंत्र, ठीक है। फिर देखते हैं कुलीन तंत्र,
मतलब अब एक व्यक्ति की बात आ रही थी, लेकिन अब 100 में से 10 जने हैं जो जिनके पास राज्य चलाने की शक्ति है और उनका उद्देश्य आम जनता की भलाई को लेकर राज्य करना है। तब वहाँ पे कौन सा रूप आया जाएगा? राज्य किस तरह राज्य होगा? कुलीन तंत्र वाला होगा। कैसा होगा? कुलीन तंत्र। लेकिन 100 में से 10 व्यक्ति के पास है, लेकिन इनका वे राज्य की भलाई के नहीं, खुद की भलाई के, खुद के स्वार्थ के लिए राज कर रहे हैं। तो ऐसा है, वो कौन सा राज्य, किस तरह की राज्य व्यवस्था होगी? वहाँ के वर्ग तंत्र पाया जाएगा। या कहेंगे कुछ व्यक्तियों का राज्य है, वो अपनी खुद की भलाई के लिए राज कर रहे हैं, खुद के लिए काम करें, तो वो ऐसा राज्य क्या कहलाएगा? धनिक तंत्र। क्या कहलाएगा? धनिक तंत्र। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुसंख्यक के आधार पे, यानी बहुत सारी, मतलब मान लीजिए 100 में से 60 लोग हैं जो राज्य को चलाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, और उन सभी का उद्देश्य क्या है? उन सभी का उद्देश्य हमारे राज्य का उद्धार होना चाहिए, सभी जनता का भला होना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था वाला राज्य कहलाता है बहुतंत्र, या हम इसको कहते हैं संवैधानिक तंत्र। लेकिन राज्य की जो शक्ति है, पावर है, वह राज्य के बहुत लोगों के पास है, लेकिन वे सही से काम नहीं करते, सही से काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से वो जो राज्य होगा, वह राज्य होगा, यानी शासन राज्य का जो विकृत रूप होता है भीड़ तंत्र। जिसको यहाँ पे ये ध्यान रखना, अरस्तु ने लोकतंत्र को, यानी जो डेमोक्रेसी है, इसको विकृत रूप माना, क्योंकि उसने कहा कि जो राज्य की शासन चलाने शक्ति सभी को दे दी जाए तो वो भीड़ हो जाएगी, और भीड़ में राज्य की व्यवस्था सही से संचालन नहीं होगी। इसलिए वर्तमान में जो अरस्तु ने जो सही रूप में कहा है, जिसको हम कहते हैं प्रजातंत्र, तो ये जो संवैधानिक तंत्र है अरस्तु के अकॉर्डिंग, यानी जो अरस्तु ने जो संवैधानिक तंत्र कहा है, ऐसा ही रूप वर्तमान में प्रजातंत्र पाया जाता है। तो आप समझ गए, संख्या के आधार पे और उद्देश्य, सत्ता का जो पावर है किन के पास है, उसके उद्देश्य के आधार पे राज्य कैसा हो सकता है, यानी संविधान भी ऐसा ही होगा। तो इस अकॉर्डिंग, यानी इस तरह के राज्य के प्रकार हो सकते हैं। तो आप समझ गए हैं, ये आज का जो टॉपिक था, न्याय और संविधान के अकॉर्डिंग राज्य का कैसे वर्गीकरण होता है, ये अरस्तु के विचारों को हमने यहाँ पे जाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, तब हम जानेंगे कि अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य, जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात की थी, मेरा आदर्श राज्य ये हो वो ऐसे, तो अरस्तु ने भी अपने आदर्श राज्य की कल्पना की थी, उसको व्यवहारिकता के व्यवहारिक तौर पे इसको समझाया भी था, उसका स्थापना भी प्रयास किए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे व्यवहारिक, यानी अरस्तु का आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।